जय माँ सरस्वती। सभी बच्चे एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। आप सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए। मैं आपको बहुत ढेर सारे प्रसाद चढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी के भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूं। आप लोग वीडियो को पूरा देखना और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एकदम बारीकी से याद कर लेना, क्योंकि माँ सरस्वती आपके साथ है तो कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगा। एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। ठीक है, तो आप लोग एक एक प्रश्नों को ज़रूर याद कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनिलिएशन ऑफ कास्ट। ये आपके श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसके लेखक है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, ये सब आप लोगों को पहले से ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मकता के प्रेरक थे। तो दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर होगा कबीर। दूसरा का आंसर होगा डी नंबर, कबीर भी होंगे, बुद्ध भी होंगे, ज्योतिबा फुले, यानी कि तीनों इसका आंसर होगा। यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे। तो आंसर क्या होगा? आंसर डी नंबर होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, खोखा कौन था? खोखा कौन था? तो खोखा सेन साहब का बेटा था। खोखा सेन साहब का बेटा था। खोखा का एक और नाम था कासू। ठीक है, अगर खोखा की जगह कासू भी दे तो वो सेन साहब का बेटा ही कहलाएगा, क्योंकि खोखा का दो नाम था। हर व्यक्ति का दो नाम होती है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है? तो खोखा के खुद उसके पापा ने यह बात बोली थी। तो खोखा का पापा कौन थे? इनके डैड कौन थे? तो सेन साहब थे। तो सेन साहब ने खुद यह बात बोली थी कि मेरे बेटों को तो बिजनेसमैन इंजीनियर बनना है। यह बात उन्होंने खुद बोली थी अपने लड़के के प्रति। ठीक है, तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं आपको हर विषय का दूंगा और माँ सरस्वती आपके साथ तो है ऑलरेडी, मतलब कि आपको एग्जाम में मदद करेगी, देख लेना। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? मैक्स मुलर की दृष्टि के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन हमारे गांव में हो सकती है, हमारे गांव में ही हो सकती है। मैक्स मुलर भारत समक्यासी के पाठ के लेखक है, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। और भारत समक्यासी का पाठ जो है ना एक भाषण है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? जब उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, जो जर्मनी भाषा में ही किए होंगे, ये तो फिक्स है। तो आंसर आपका क्या होगा? जर्मन भाषा में किए हैं। उनका तो जन्म ही हुआ था जर्मनी में, तो जर्मन भाषा में किए हैं। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 6 का। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की पंक्ति है? ये देखिए कभी कभी पूछ देता है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह मतलब कि कथन किसका है? तो कालिदास का कथन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कालिदास का खुद नाम दे दिया है और पूछ रहा है कि यह किस पाठ की पंक्ति, यानी कि यह किस पाठ में इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में चर्चा किया गया, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसी पाठ का यह पंक्ति है। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है ना कि प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? तो 8 का आंसर होगा निबंध संग्रह होगा, निबंध संग्रह ही होगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? विदेह, मिथिला, पटना या फिर उड़ीसा? तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कई बार बताया भी हूँ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था? तो पटना का राजा था। कहाँ का? पटना का राजा था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है, किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? ठीक है, तो आंसर होगा सभी के। ठीक है, सभी के लेख नंदी नागरी में नहीं है। संभर अजमेर के चौहान, मेवाड़ की गुहील, कनौज के गढ़वाल, ये तीनों जो है ना वो नंदी नागरी के अंतर्गत आता ही नहीं है। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? देखिए
देखिए बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ठीक है। दिल बहादुर, जब बहादुर अपने घर से भाग कर आया था लेखक के यहाँ, तो वहाँ पर तो उनका नाम था मतलब कि दिल बहादुर, लेकिन लेखक के घर आने के बाद दिल बहादुर का नाम दिल बहादुर से बहादुर पड़ गया। तो मैंने बोला ना कि हर व्यक्ति का दो से अधिक नाम हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही नाम असली होता है जो आपका हर डॉक्यूमेंट पर छपा हुआ रहता है, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। 12 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर कैसी कहानी है, देखिए ये जो बहादुर पार्ट है ना आपके हिंदी पार्ट का सबसे ज़बरदस्त पार्ट है। यह एक सामाजिक कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक बार पढ़कर कोशिश ज़रूर करना। 13 नंबर क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा का निबंध है। रामविलास शर्मा जी का निबंध क्या है, देखिए परंपरा का मूल्यांकन, यह एक प्रकार का निबंध है और उसी पाठ का लेखक है रामविलास शर्मा जी। हमारे रामविलास शर्मा जी परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक है, और परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है, कहानी कविता नहीं बल्कि एक निबंध सा है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, तो आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको मैं ऑल सब्जेक्ट का ना क्वेश्चन बताऊंगा, केवल हिंदी का ही नहीं, ऑल सब्जेक्ट में ऐसे ही बताता हूं। और मैं डेली लाइव भी क्लास चलाता हूं आप सभी के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री लाइव क्लास, ठीक है। तो अगर लाइव क्लास आपको भी करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देता हूँ, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहाँ से आप लाइव क्लास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, तो 14 का आंसर होगा शास्त्रीय गायक था। वो कौन था, तो शास्त्रीय गायक है, ठीक है। अब देखिए 15 नंबर, नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, ये गजब का टॉपिक है, गजब का ये वाक्य यहाँ पर दिया गया है। नदी के किनारे भी नदी है, यह किसकी कृति है। नलिन विलोचन शर्मा, अशोक वाजपेयी, रामविलास शर्मा अज्ञाय। अगर आप लोग इस मतलब जो मैं इसका आंसर होगा, अगर उसका पार्ट आप लोग पूरा पढ़े होंगे तभी आपको पता चलेगा। अशोक वाजपेयी, अगर ये वाला पार्ट आप लोग पढ़े होंगे ना, अशोक वाजपेयी जी का पार्ट, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सच में इन्हीं के द्वारा यह कृति है, ठीक है, लिखा गया कृति है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, मछली कहानी में किस वर्ग की जीवन वर्णित है। मछली कहानी पता है ना आपको, संतु भग्गू, संतु भग्गू और दीदी उसमें थी, सब किसी के बारे में चर्चा किया गया है, आप लोग तो पढ़े होंगे। तो यहाँ पर 16 का आंसर होगा बिन, चलिए नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, निम्न मध्य वर्ग होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ ना तो अच्छे से समझ लो, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ। बिस्मिल्लाह खां जी का निधन कब हुआ, तो ये सभी स्टूडेंट बता सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां जी का निधन कब हुआ था, 2006 ईस्वी में हुआ था, 21 अगस्त 2006 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रस्ताव कब से कब तक था। इनकी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब से कब तक मतलब उनका यात्रा था। तो आप लोग क्या देंगे आंसर तो इसका तो सब कोई आंसर दे सकते हैं, सबको इसका आंसर दे सकते हैं। 14 तक था, 1893 से 1914 ईस्वी तक उनका मतलब कि यात्रा था दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, सब किसी को पता होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। देखिए गुरु नानक जी की जो रचनाओं का संग्रह है ना, उसका नाम आपको पूछा गया है, नाम पूछा गया, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो गुरु ग्रंथ साहब उनके नाम से ही प्रचलित है, गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। आंसर आप लोग ए नंबर पर टिक लगाना। जबकि अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए गुरु नानक जी का जन्म ना हमारे मतलब कि इधर नहीं हुआ था, पटना में तो होगा नहीं, ननकाना साहब में, राजस्थान में, लुधियाना में, नहीं, इसका आंसर सी नंबर होगा। सब लोग याद कर लो, 20 का आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा, ननकाना साहब में हुआ। तो हमको लगता है कि लाहौर के आसपास होगा, उधर ही कहीं है, ठीक है, पाकिस्तान में ही है शायद, हमको लगता है, ठीक है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, रसखान को किसने दीक्षा दी। रसखान को किसने दीक्षा दी थी। तो कोई स्टूडेंट है जो बता सकता है 21 का आंसर क्या होगा। तो विठल नाथ ने दिया। तो ये देखिए इसका आंसर सी नंबर होगा, रसखान को किसने दीक्षा दी थी, इसने दी थी यार। क्वेश्चन है तो बुक में तो कुछ और ही दिया था, इस क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, रसखान को किसने दीक्षा दी थी, ये विठल नाथ ने दिया था, एक बार देख लेंगे इस क्वेश्चन को। बट आप लोग अभी तक इसको ही देख लीजिए, ठीक है, इसको ही अभी तक याद कर लीजिए आप, ठीक है।
हाँ शायद यही आंसर होगा। ठीक है, सही आंसर सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सुजान सागर किसकी कृति है? सुजान सागर किसकी कृति है? तो सुजान सागर हमारे घनानंद जी की कृति है। सुजान सागर किसकी है? तो घनानंद जी की है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसने प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है? प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, घनानंद, क्योंकि इन्होंने राधे कृष्ण के ऊपर चर्चा किए हैं, प्रेम की लीला के बारे में इन्होंने ही बताया है। ठीक है, तो आंसर आपका होगा यही। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर प्रश्न जहाँ तक कहता है ना कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। देखिए आजकल नहीं कर रहा, सिर्फ कह रहा है कि भारतीय किस भाषा को पसंद करते हैं। तो भारतीय अंग्रेजी भाषा को पसंद करते हैं, क्योंकि जब भी वो बाहर या फिर किसी अन्य देश में जाते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाती है। और आजकल ये जो इंग्लिश लैंग्वेज हो ना वो मतलब कि सेकेंड लैंग्वेज बन चुका है, और हर जगह पर अगर इंग्लिश आपको बोलना नहीं आता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हिंदी तो अक्सर आप इंडिया के किसी भी कोने में बोलकर आप काम चला सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कंपनीज़ में, बड़े बड़े देशों में या फिर अन्य दूसरे देशों में जाएंगे तो आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप इंग्लिश थोड़ा बहुत नहीं आप जानते हैं, यानी कि इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा भी आपको नॉलेज नहीं है, तो बट उनकी बातों को आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको अच्छे से काम भी नहीं मिल सकता। काम भी मिलेगा तो ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगा। इन सभी का मतलब कि ये सभी डिपेंड करता है अंग्रेज़ी पर। ठीक है, तो अंग्रेज़ी आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। अभी आप 10th में तो 10th पास कर लीजिए, अगर आपके पास 2 महीना भी समय मिलेगा तो आप उसी में टाइम बिताइएगा, ये नहीं कि खेलने कूदने में टाइम बिताइएगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? सुमित्रानंद पंत कैसे कवि है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर मानवतावादी या फिर रीतिवादी। इसका आंसर बताओ तो मानवतावादी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? ठीक है, भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकरण प्रदान किया? दिनकर यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, तो 26 का आंसर होगा पद्म विभूषण। आंसर होगा बी नंबर। हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा जापान में है, जो जापान के हिरोशिमा पर ही ना अमेरिका द्वारा पहला परमाणु बम 1946-44 के आसपास गिराया गया था, जिसका प्रभाव अभी भी वहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? अणु बम को। हाँ, अणु बम को ही दी गई है। आंसर क्या होगा? 28 का आंसर होगा बी नंबर, अणु बम को दी गई है। अगला क्वेश्चन है 29 यानी 29 नंबर, एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया? एक वृक्ष की हत्या में कवि ने वृक्ष को किस रूप में प्रस्तुत किया? तो चौकीदार के रूप में। किसके रूप में? तो चौकीदार के रूप में। आंसर होगा आपका सी नंबर, उन्होंने चौकीदार के रूप में उसे प्रस्तुत किया। ठीक है, सब लोग अच्छे से समझना। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग 30 नंबर पर आ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी देख लीजिए कोई विद्यार्थी नहीं तो छूट गया, वीडियो को लाइक नहीं किया, एक लाइक ज़रूर कर दो तो सभी विद्यार्थी। ठीक है, अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इसका आंसर होगा 30 का ऑप्शन नंबर भी होगा, दुष्चक्र में श्रेष्ठ। बहुत लोग इसी दुनिया में टिक लगा देंगे, लेकिन एक बार देख लेना दुष्चक्र में श्रेष्ठ होगा या फिर इसी दुनिया में होगा, एक बार देख लेना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन अगला, बच्चा कहाँ आकर थक जाता है? आप ही बताइए, बच्चा कहाँ जाकर थक जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर बता सकते हैं। जब आप छोटे होंगे तो आप भी कहते होंगे, जैसे कि नहीं कहते हैं क ख ग घ अंग, फिर आप सांस लेने लगते हैं, आराम पड़ गया, ऐसा मतलब समझते हैं ना। तो उसी को बोला गया है कि बच्चा कहाँ आकर थक जाता है। जब छोटे बच्चे को आप क ख ग घ अंग पढ़ाएंगे ना तो आकर अंग पर थक जाएगा ऐसे देख लीजिए, महसूस थोड़ा होगा ना, तो वही क्वेश्चन कह रहा है ना, तो अंग पर आकर थक जाता है। तो आप देखिए सिंपल क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास का क्वेश्चन 10th एग्जामिनर में पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि 10th क्लास में पूछ रहा है, तो आप तो बता ही सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका भी आंसर अभी बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, किस कविता के रचयिता जीवनानंद दास हैं? किस कविता के रचयिता जीवनानंद दास जी हैं? तो 32 यानी कि 32 का आंसर होगा लौट कर आऊँगा फिर, जो बंगाल के प्रति लौट कर आने की बात करते हैं और बांग्ला भाषा के मतलब कि बांग्ला भाषा के कवि
कवि भी है, ठीक है। तो लौट कर आऊँगा फिर पाठ के रचयिता है जीवनानंद दास। जीवनानंद दास कैसे कवि है? तो जीवनानंद दास कैसे कवि है, क्या कोई बताएगा? रीतिवादी या फिर प्रयोगवादी या फिर आधुनिक या फिर यथार्थवादी? तो 33 का आंसर होगा सी नंबर यथार्थवादी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के ने काव्य के अतिरिक्त किन किन विद्याओं में रचना की है? देखिए रेनर मारिया रिल्के का तो जन्म तो जर्मनी में हुआ था, क्योंकि ये भी जर्मनी के रहने वाले ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 34 का जो आंसर होगा, 34 का आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। कहानी और उपन्यास, इन्होंने काव्य के अतिरिक्त मतलब कि कहानी और उपन्यास जैसे रचना की है, ठीक है। काव्य उपन्यास और कहानी जैसे कई सारे मतलब विद्याओं की रचना की है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, दिनकर किस वाद से प्रमुख कवि हैं? दिनकर जी हैं हमारे, वो किस वाद के प्रमुख कवि हैं? 35 का तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्ण छायावाद, ठीक है। दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर का जन्म कब हुआ था ये सब लोग बता सकते हैं, सबको पता होगा कि दिनकर का जन्म कब हुआ था, इसलिए आप कमेंट करके ज़रूर मेरे को बताना। मैं आपको कई बार बताया, दिनकर का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, मैक्स मुलर का जन्म, कार्ल मार्क्स का जन्म, और ये सभी का मैं जन्म आपको एक बार नहीं बल्कि 1000 मैं वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूँ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? देखिए सास बहू के झगड़े का मुख्य कारण यही था, ए और बी दोनों का, अच्छे से पढ़िए। सास अपने बेटे पर हक जमाए रखना चाहती थी, सास अपने बेटे पर हक जमाए रहना चाहती है, तो बहू अपने पति पर हक जमाए रहना चाहती है। ये दोनों बात सही है, ए भी ऑप्शन सही है, बी भी ऑप्शन सही है, इसलिए हम ए और बी दोनों पर टिक लगा देंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगमा मूलतः किस भाषा में लिखित है? तो आप लोग कन्नड़ भाषा समझते हैं ना, कन्नड़ भाषा में ये लिखा गया, ठीक है। दही वाली मंगमा जो है, दही वाली जो मंगमा है, यह जो पाठ है वो कन्नड़ भाषा की है, कन्नड़ भाषा यानी कि बी नंबर। और देखिए अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था, और लक्ष्मण की पत्नी का नाम था लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मण, दोनों का नाम एक ही से मैच करता है। लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था, और लक्ष्मण के जो पत्नी थी उनका नाम था लक्ष्मी। और अंतिम क्वेश्चन है आपका 40 नंबर, ईश्वर पेटलीकर की कहानी है। ईश्वर पेटलीकर की कहानी है, देखिए ईश्वर पेटलीकर की कहानी जो है ना वो माँ है, ठीक है। यह आपके हिंदी वर्णिका का 2-4 क्वेश्चन आपको मिल गया, क्योंकि हिंदी वर्णिका से भी 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिलाकर, तो एक सब्जेक्टिव पूछ देगा 4 नंबर का या फिर 2 नंबर का, और एक नहीं तो 5 नंबर का, और एक आपसे पूछ देगा, और बाकी 7-8 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी वर्णिका से पूछ देगा, ठीक है। 5 ही चैप्टर है हिंदी वर्णिका में, और पाँचों का पाँचों कहानी है, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। 2 दिन टाइम दीजिएगा, वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कितने लोगों को ये सब क्वेश्चन याद हो गया, और जो याद था और कितना याद था, सब कुछ आप लोगों को जानकारी हमको कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। तो सब लोग मेरे को बता दीजिए, तो आप लोगों को कितना क्वेश्चन याद था, कितना नहीं याद था, क्या आप लोग अच्छे से याद कर पा रहे हो, आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है या फिर अच्छे से नहीं हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं, आप लोग डिटेल कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के आप लोगों का रिप्लाई दे सकूं और देखूं कि आप लोगों का परेशानी क्या है, ठीक है। चलिए धन्यवाद जी, मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।